तो अब हम जो है ग्रामर सेक्शन देखेंगे हमारा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। उचित शब्द का प्रयोग करते हुए अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। डैश डैश ऑफ द टू बॉयज इज माई फ्रेंड, कि डैश डैश ऑफ द टू बॉयज इज माई फ्रेंड। तो बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, नन का मतलब होता है कोई नहीं, और ऑल का मतलब होता है सब। तो ऑल ऑफ द टू नहीं आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो हम बोथ का यूज़ इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब भी दोनों होता है और टू का मतलब भी अगर हम यहाँ लगा देते हैं बोथ ऑफ द टू, तो दो के दो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा नन ऑफ द टू बॉयज इज माई ब्रदर, कि दोनों में से दोनों लड़कों में से कोई भी मेरा भाई नहीं है। तो भाई इसमें आ जाएगा नन, कोई भी नहीं। इराक एंड द USAR, विद का मतलब होता है साथ, ऑन का मतलब होता है पर, और एट का मतलब होता है पर। अब इस वाले ऑन, जैसे मैं बताऊं कि भाई कोई चीज़ जैसे किताब है, वो किसी सरफेस पर रखी हुई है, ये एक टेबल है, एक किताब इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो जो रखी हुई रहेगी ना उसको हम बोलेंगे ऑन, सरफेस पर, ठीक है। तो इराक एंड द USA, दोनों देश है, एक इराक है एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। आर, विद वार युद्ध के साथ है, युद्ध में है, युद्ध की स्टेज पर है। तो हम बोल यहाँ पर आ जाएगा एट, एट का मतलब भी पर होता है। द क्लर्क डेज डेज चेक ऑल द अकाउंट्स, मैंने दिया है, कहीं तो आना नहीं चाहिए मैंने के, ये जो चेक है ये अगर मैंने यहाँ लगता तो ये बहुवचन होना चाहिए था, ये बहुवचन के साथ मैंने का यूज़ होता है तो ये तो आएगा नहीं, मैंने यानी अनेक होता है। फिर आपका आता है माइट, इसका प्रयोग हम जो है शायद वाले वाक्यों में करते हैं जनरली, ठीक है। द क्लर्क माइट चेक ऑल द अकाउंट्स नहीं। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, लेकिन ये इस स्थिति में चाहिए होता है कि भाई आपको वो काम करना ही चाहिए। जैसे हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा वी मस्ट, क्योंकि वो अगर हम नहीं करेंगे तो दुर्घटना घटेगी। तो मस्ट का यूज़ भी यहाँ पर नहीं होगा। द क्लर्क ought टू चेक ऑल द अकाउंट्स, ought टू का शाब्दिक अर्थ जो है ये चाहिए के सेंस में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द क्लर्क, क्लर्क का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है लिपिक, लिपिक, लिपिक का मतलब, लिपिक का शाब्दिक अर्थ होता है जो कार्यालय आदि में लिखने का काम करता है, कोई सी भी चीज़ जो लिखता है, फाइलें वगैरह, उसको हम क्लर्क बोलेंगे। तो उसको उसका काम करना चाहिए। द क्लर्क यहाँ पर हो जाएगा OUGHT ओट, और यहाँ पे टू ओट टू चेक ऑल द अकाउंट्स, कि क्लर्क को सारे खातों को चेक करना चाहिए, जो जिसका काम है उसे वो करना चाहिए। तो इसमें हम नैतिक या सामाजिक बात भी अगर जोड़ेंगे तो ओट टू का यूज़ होगा। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ चाहिए ही होता है। ही वॉज डेज डेज अफ्रीकन बाई बर्थ। अब ए इन द, तो आपको ए इन द का नियम तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही है
ए इन द में क्या होता है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा जहाँ तक मुझे, एक बार मैं छोड़ देता हूँ इसको, आप इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में, समझ लेंगे, उसके बाद इसको सही कर लेंगे, ठीक है। अब आपका आ रहा है ए लगाएं कि एन, तो अ से आह तक अगर आपकी संज्ञा का उच्चारण होगा तो आप लोग पहले से जानते हो एन लगाना है। क से ज्ञा तक अगर उच्चारण होगा तो हम लगाएंगे ए, ठीक है भाई। तो अभी आपका क्या है, ही वॉज अफ्रीकन, तो अफ्रीकन या अफ्रीकन, अ से उच्चारण हो रहा है जो अ से आ के बीच आता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन। अगला है टेक केयर, ऑन का मतलब तो आपको पता है पर, टू का मतलब होता है से, ऑफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद का ध्यान रखें। टेक केयर के बाद में हम यहाँ लगा देंगे ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है खाली स्थान का ध्यान रखें, खाली स्थान का ध्यान रखें। टेक केयर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। आगे है द कैप्टन एंटर्ड द प्लेग्राउंड, कप्तान था उसने प्लेग्राउंड में प्रवेश किया। अब डेज बाय द प्लेयर्स, आपको समझना है कि भाई द कैप्टन एंटर्ड द प्लेग्राउंड, एंटर्ड कौन सा फॉर्म है वर्ब का। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तब तो उधर हम सोच सकते हैं, लेकिन ये V2 है एंटर्ड, तो अगर पहला पार्ट हमारा पास्ट का आता है तो उसके बाद वाला भी काहे का आना चाहिए, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। P इज इक्वल टू P, मतलब फर्स्ट पार्ट अगर हमारा पास्ट टेंस का है तो अगला पार्ट भी पास्ट टेंस का आएगा। तो एंटर्ड यहाँ पे पास्ट टेंस का है, तो फॉलो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फॉलोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, हैव आया तो ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा हुआ, फॉलोड। तो भाई साहब यहाँ पर फॉलोड आ जाएगा। मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा हूँ, समझेंगे आप। P इज इक्वल टू P, अगर पास्ट यहाँ आए तो इधर भी पास्ट ही आएगा। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू, अब इसको आपको समझ लेना, इस फ्रेज को, हैव नो ऑब्जेक्शन टू, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद अगर कोई सा भी वर्ब आया भाई, तो हैव नो ऑब्जेक्शन टू के बाद अगर हैव नो ऑब्जेक्शन टू के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो उसका आएगा फोर्थ फॉर्म, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगर हैव नो ऑब्जेक्शन टू आया तो उसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है अपने। फोर्थ फॉर्म ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर भले ही टू है लेकिन हमको हैव नो ऑब्जेक्शन आया तो क्या लगाना है, ING, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रूम डिस्ड टू हिम बाय द वार्डन, अब बाय शब्द कहाँ आता है आपको ये समझना है। हमेशा बाय का प्रयोग जनरली जो है हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में करते हैं, ये आपको पता है। और वार्डन ये सब्जेक्ट होता है हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, और रूम जो होता है ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो कर्म को कर्ता बना देते हैं ना अपन, तो हमने रूम को कर्ता बना दिया है यहाँ पर। इसके हिसाब से आपको द रूम, अब आप लोगों ने समझना है कि अलॉटेड लिखेंगे वाज
अलॉटेड लिखेंगे या वाज अलॉटिंग लिखेंगे, ठीक है। तो द रूम वाज अलॉटेड टू हिम बाय द वार्डन, वार्डन द्वारा रूम जो है, कक्ष जो है उसे अलॉट किया गया। तो वाज अलॉटेड आएगा बेटा इसमें, वाज अलॉटेड। क्यों आया? क्योंकि हम बोल रहे हैं किया गया। किया गया जब हम शब्द बोलेंगे किया गया, उस स्थिति में भाई एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं आप लोगों को जानकारी होगी थोड़ी बहुत। अगर नहीं है तो मैं एक सिंपल सा एक सेंटेंस लिख के बता देता हूँ यहाँ पर कि वार्डन ने उसे कक्षा अलॉट किया। द वार्डन allotted him the room। ये एक डिवाइस सेंटेंस है बेटा। अब इसको अपने को समझना है। कर्ता, क्रिया, कर्म, इसको दो तरीके से मैं अभी तो एक जो इसमें करा उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम कर्म को कर्ता बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने लिख दिया द रूम, ठीक है। अब हमको देखना है ये अलॉटेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो हम सहायक क्रिया की जगह वाज या वेयर लगाते हैं। चूँकि रूम जो है एक वचन है तो हमने लगा दिया वाज। और अब अलॉटेड का थर्ड फॉर्म अपने को लिखना, तो ये सेम टू सेम जो है वो का वही आएगा, ठीक है। द रूम वाज अलॉटेड। अब हिम उसे, तो टू लगा के हिम लिख देंगे और बाय लगाकर कर्ता वार्डन का परिवर्तित रूप लिखेंगे। तो किसी के नाम का कोई परिवर्तित रूप होता नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिखते हैं। तो द रूम वाज अलॉटेड टू हिम बाय द वार्डन। और जब हम देखते हैं यहाँ पर आकर तो द रूम वाज अलॉटेड टू हिम बाय द वार्डन, ये सेंटेंस बन जाता है, एक्टिव से पैसिव में बदल जाता है, ठीक है। इसको मैं एक तरीका और भी बता देता हूँ इसके अलावा, कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्म हम अगर इस हिम को मान लें तो हिम का परिवर्तित रूप आ जाएगा ही, ठीक है। ही के बाद सहायक क्रिया लग जाएगी वाज, अलॉटेड ऐसा का ऐसा, ही वाज अलॉटेड द रूम बाय द वार्डन। ये भी मतलब ये वाला सेंटेंस भी आपका सही है और ये वाला सेंटेंस भी सही है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप आगे और भी पूछ सकते हैं, ठीक है भाई।